हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम, जिसको हम और भी डिटेल वे में हमने देखा कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड। 2015 से पहले हम क्या फॉलो कर रहे थे, नेशनल इनकम को या फिर पर कैपिटा इनकम को असेस करने के लिए। उसके बाद हमने जीवीए का रूप क्यों किया। आज हम उसी टॉपिक में आगे चलेंगे और देखेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, हाउ जीएनपी इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक नेशन का कितना ग्रोस प्रोडक्शन है, means it is a measure of the total income output produced by a country's resident regardless of their location। means जो एक नेशन के रेसिडेंट है, सिटीजन है, उन लोगों ने जो टोटल कितने वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन और रिगार्डलेस ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द प्रोडक्शन। तो इट कंसिडर्स बोथ द प्रोडक्शन विद इन द कंट्री as well as production by its citizens outside the country or abroad। तो जीएनपी इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मींस एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि जैसे कि आप टाटा ग्रुप की बात करते हैं। टाटा ग्रुप ने जैगवार कंपनी को खरीद लिया था, जो कि अब्रोड के अंदर जैगवार की कार्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी रतन टाटा जी लगा लीजिए, टाटा ग्रुप के पास जो जैगवार की मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्रॉफिट टाटा ग्रुप को आता है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एंड नॉट जीडीपी, बिकॉज द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, इसके कंसेप्ट है, देख लीजिए क्या देखते हैं। सबसे पहले ओनरशिप पर्सपेक्टिव की बात करें तो ओनरशिप पर्सपेक्टिव मींस इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ अ country's residents, or you can say that country's citizens, regardless of whether they are produced डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस किए कि वो एक देश के सिटीजन होने चाहिए, एक देश के नागरिक होने चाहिए। प्रोडक्शन भले ही देश के अंदर डोमेस्टिकली हुआ हो या फिर फॉरेन के अंदर हुआ हो, इंटरनेशनली हुआ हो। कंपोनेंट्स की बात करें तो जीडीपी के जो कंपोनेंट थे वही सेम कंपोनेंट जीएनपी के रहेंगे। लाइक कंजम्पशन था जो हमारा था कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या हम यूज कर रहे हैं, साथ में जो इन्वेस्टमेंट थी, न्यू फैक्ट्री बनाई गई थी या फिर नई इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन थी। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की और नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कंपोनेंट हम ऑलरेडी जीडीपी के केस में डिस्कस कर चुके हैं, सेम कंपोनेंट जीएनपी के केस में भी रहेंगे। फॉर्मूले की बात करें तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज जीडीपी प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो जीडीपी के साथ साथ जो बाहर से भी नेट फैक्ट्री इनकम आई है उसको भी हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। सो दैट विल बी जीएनपी। सो यहाँ पे जीडीपी वही रहेगा जो कि इंडिया के रेसिडेंट के द्वारा जो जीडीपी रहा है, साथ में जो इंडियन रेसिडेंट्स ने बाहर से कोई इनकम लेके आ रहे हैं, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीएनपी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जीडीपी मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए फॉरेन की, जैसे हमने सेवरले का एग्जांपल लिया था, सेवरले प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करती है, तो दैट विल बी काउंटेड इन जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड नॉट जीएनपी ऑफ द कंट्री। और टाटा का जैगवार ग्रुप का हमने जो डिस्कस किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट ईदर डोमेस्टिकली और outside the country। that means there is no compulsion of geographical boundary। so this is the main difference between GDP and GNP। अब बात करते हैं, दो टर्म है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। बेसिकली ये दोनों ही जीडीपी के मेजरमेंट के वो हैं। दीज आर बोथ मेजर्स ऑफ कंट्रीज ग्रोस जीडीपी, बट दे डिफर इन हाउ दे अकाउंट फॉर चेंजेस इन दी प्राइस लेवल। बेसिकली जो इन्फ्लेशन का क्या असर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पे, ये उसको दिखाता है। बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी बेसिकली मेजर्स द टोटल मार्केट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री और प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन प्राइस। दैट मीन्स जो करंट में जो प्राइस चल रहे हैं, जो करंट प्राइसेस हैं, उसी को कंसीडर करेंगे नॉमिनल जीडीपी के अंदर। हम यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस हुई है या इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट रहा है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे नॉमिनल जीडीपी के अंदर। सो इट रिफ्लेक्ट्स बोथ चेंजेस इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 पेंसिल प्रोड्यूस की हैं और वो 5 रुपए के हिसाब से की हैं, तो नॉमिनल जीडीपी विल बी 5 into 5 दैट इज 25 रुपीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। मान लीजिए बेस ईयर की बात करें या 4 साल पहले की बात करें, तो इस पेंसिल का प्राइस अगर 3 था तो रियल जीडीपी की बात करें तो इट शुड हैव बीन 15 होना चाहिए, 5 into 3। लेकिन करंट प्राइसेस जो है 5 into 5 जो भी, क्योंकि इन्फ्लेटेड प्राइस है, जो बढ़ा हुआ महंगाई दर बढ़ने से जो प्राइस आया है, दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन दी nominal GDP. So nominal GDP does not account for inflation or deflation. Therefore, an increase in the nominal GDP can be due to an increase in the production, it can be due to increase in the prices or combination of both. तो nominal GDP से हम ये कयास नहीं लगा सकते कि हमारी जीडीपी ने एक्चुअली प्रोग्रेस की है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हो सकता है घट भी गया हो, लेकिन महंगाई दर ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी की जो फिगर रहेगी वो बहुत ज्यादा हाई दिखाएगा, जबकि एक्चुअल में बात करें तो हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। सो इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, हेंस इट डज नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द जीडीपी। क्या क्या रीजन रह सकते हैं नॉर्मल जीडीपी के इंक्रीज के? हो सकता है क्वांटिटी इंक्रीज हुई हो सकता है सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज हुए, क्वांटिटी इंक्रीज ना हुई हो, इसकी वजह से इंक्रीज इन जीडीपी शो कर रहा है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रहा हो। सो इट इज नॉट ए करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द जीडीपी। फॉर्मूले की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड, price of second good into quantity of second good. Similarly, price of infinite goods, nth good, and quantity of nth good of the all the goods and services produced within the country. Hence, P represents the prices and Q represents the quantities. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the boundary of a country during a specific period of time, and it is adjusted for changes in the price to provide a constant measure of output। मतलब यहाँ पे जो प्राइस की फ्लक्चुएशन हुई है, whether due to inflation और डिफ्लेशन, हम दोनों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रियल जीडीपी है वो एक्चुअल में हमें बताता है कि हमारी जीडीपी ने एक्चुअल में ग्रोथ की है या नहीं की है। सो इट इज ऑलवेज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के आंकड़ों के साथ। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे बात किया था हमने नॉमिनल जीडीपी की, तो 5 क्वांटिटी ऑफ पेंसिल थी, 5 ही रुपए में थे, तो 25 इज द नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हो सकता है जब बात करें इन्फ्लेशन की बेस ईयर के साथ, एक बेस ईयर होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम 3 पेंसिल बना रहे थे और 2 रुपए की एक पेंसिल थी, तो 3 into 2 6 रुपीज इज द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द बेस ईयर उस समय की थी। और अब हम ये नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर की है, तो रियल जीडीपी क्या होगी? रियल जीडीपी होगी कि जो बेस ईयर का जो प्राइस है 2 इंटू जो करंट में प्रोडक्शन है 5, सो इट विल बी 10। तो रियल जीडीपी विल बी ₹10, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइसेस है उसके इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हमने नहीं देखा है। सो 10 इज द रियल जीडीपी। हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कंट्री ने विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ग्रोथ की है।
So it is always adjusted for inflation. It reflects the changes in quantities produced, but prices are held at constant level, at a base year level, and this adjustment accounts for inflation or deflation, providing a more accurate representation of changes in the production. तो हम जो प्राइसेस होते हैं वो बेस ईयर प्राइसेस ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस रही है वो हम इसको कंसिडर नहीं करते और हम कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर लेवल प्राइसेस पे ये आंकड़े लेके आते हैं और इससे हम अपनी इकोनॉमी का हाल पता कर सकते हैं। सो in real GDP, it eliminates the price fluctuation by holding the price constant, that is at base year. The real GDP eliminates the impact of price fluctuation, allowing for a clear understanding of the actual changes in the physical output of goods and services. तो हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है ये हम रियल जीडीपी डेटा को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला बात करें तो रियल जीडीपी की PO prices at base year into Q1, PO prices of the second good at base year into Q2, and similarly PO into QN. So PO represents prices at the base year and Q represents the current quantities. अभी जो करंट में जो क्वांटिटी हुई है इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि क्वांटिटीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम एक बात कर रहे हैं नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी पे कि बेस ईयर बेस ईयर बेस ईयर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बेस ईयर, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज मेजर्ड। बेस ईयर क्या होता है देखते हैं। हाउ इट इज चोजन, द हाउ इट द बेस ईयर इज चोजन एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द बेस ईयर। Base year is typically chosen based on the period of economic stability to provide a representative snapshot of the economy. एक ऐसा ईयर जिस साल में बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी, इकोनॉमी ज्यादातर हद तक स्टेबल रही थी, हम उसको एक बेस ईयर मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम आने वाले जो साल रहते हैं, आने वाले ईयर्स होते हैं, उसकी जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी के ग्रोथ का और मेजरमेंट का अंदाजा लगाते हैं। इट शुड आइडली बी अ ईयर इन विच इकोनॉमिक कंडीशंस आर कंसिडर्ड एज टिपिकल और एवरेज। तो एक ये एवरेज स्टेबल इकोनॉमी वाला ईयर होता है जो हम कंसिडर करते हैं एज अ बेस ईयर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी। और ओवर द टाइम as economic structures and consumption pattern changes, the base year may be updated to ensure that it remains a relevant figure. और समय समय पे यूजुअली 5 years 10 years के बाद समय समय पे हम इसको चेंज करते रहते हैं सो दैट हमारा कंजम्पशन पैटर्न्स या नए गुड्स एंड सर्विसेज का इवोल्यूशन होता है, नए मार्केट में अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। तो एक जीडीपी का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए हम बेस ईयर को समय समय पर चेंज करते रहते हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। Thus, updating the base year helps in capturing the evolving nature of the economy. तो बेस ईयर को चेंज करते रहेंगे तो हमारी जो नया इवोल्यूशन हो रहा है गुड्स में, सर्विसेज में, जो कि इकोनॉमी का पार्ट बन रहे हैं, जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर के अंदर असिमिलेट हो रहे हैं, तो उसका हमें एक जो डे टू डे चेंजेस की जो चीजें हैं उसको हम कैप्चर कर पाएंगे और उसी हिसाब से हम अपना बेस ईयर चेंज कर देंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इट प्रोपोजेस दैट द बेस ईयर बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने बोला है कि जो बेस ईयर है वो हर 5 साल में अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर बहुत से नए टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। एंड द करंट बेस ईयर इज 2011-12। जो अभी करंट में जो बेस ईयर चल रहा है वो है 2011 और 12। आने वाले समय में अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको 2018 के अराउंड इसको चेंज किया जा रहा है। लेट्स सी, जब चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो वी विल अपडेट इट इन द कंटेंट। So this is all about the role, the relevance of base year pertaining to the calculation of GDP data. Why base year is important, why its updation is important for the
economy. This is all about GNP, nominal GDP, real GDP, and role of base year. We'll be coming with more such concepts pertaining to national income in our next lecture. Till then, stay with me, stay with Educatius. Jai Hind, Jai Bharat.